तो चलिए आज समझते हैं केमिस्ट्री के कुछ सबसे बदतमीज कहे जाने वाले एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम खास तौर पर उन कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ताकि तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो सवाल ये है कि इन्हें बदतमीज कहते क्यों हैं? असल में बात ये है कि जब पीरियोडिक टेबल के नॉर्मल ट्रेंड्स की बात आती है तो ये एलिमेंट्स अक्सर नियमों को तोड़ते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसा बिहेव नहीं करते। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दो बहुत जरूरी शब्दों को समझना होगा, डी ब्लॉक और संक्रमण तत्व। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, पर इनके बीच एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे जानना बेहद जरूरी है। ये बहुत सीधी सी परिभाषा है। समझिए कि ये एक तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस है। अगर किसी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में गया तो वो डी ब्लॉक का मेंबर है। बस इतनी सी बात है। अब आती है दूसरी और ज्यादा खास डेफिनेशन, और यहीं पर मजा है क्योंकि सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स इस शर्त को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक के होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, इससे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। चलो अब इसे कुछ क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन से समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाए। ये एक सवाल है जो लगभग हर एग्जाम में घूम फिर कर आता ही है, और ये सीधा सीधा हमारी डेफिनेशन को टेस्ट करता है। देखिए, जिंक के केस में क्या होता है, इसकी ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल पूरा भरा है 3d10, और जब ये अपना सबसे स्टेबल आयन Zn+2 बनाता है तब भी डी ऑर्बिटल पूरा भरा रहता है। तो चाहे वो अपनी नॉर्मल स्टेट में हो या आयन की स्टेट में, इसका डी ऑर्बिटल हमेशा फुल है। इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट वाली शर्त पूरी नहीं कर पाता। अच्छा, तो फिर सिल्वर का क्या? ये एक और जबरदस्त सवाल है जो दिखाता है कि हमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को देखकर ही फैसला नहीं सुनाना चाहिए। और सिल्वर का केस ही वो सारी बारीकी समझाता है। देखिए, इसकी ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल पूरा भरा है 4d10, ठीक है। इसका जो सबसे कॉमन आयन है Ag+, उसमें भी डी ऑर्बिटल पूरा भरा है। लेकिन खेल तब बदलता है जब हम इसके एक और स्टेबल आयन Ag2+ को देखते हैं। यहाँ पर डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, मतलब ये इनकम्प्लीट हो गया। और बस इसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से सिल्वर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्लब में शामिल हो जाता है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि इन एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इनकी प्रॉपर्टीज को कैसे इतना अनोखा और ज़रूरी बना देते हैं। ये सवाल भी बहुत कॉमन है, और इसका जवाब छिपा है इनके एटम्स के बीच की बॉन्डिंग की मजबूती में। और ये मजबूती सीधे सीधे जुड़ी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से। इसको समझने के लिए क्रोमियम और जिंक का उदाहरण सबसे अच्छा है। क्रोमियम को देखिए, इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। नतीजा, बहुत मजबूत मेटालिक बॉन्डिंग, और इसीलिए 3D सीरीज में इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ जिंक, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। नतीजा, कमजोर बॉन्डिंग और पूरी सीरीज में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट। तो सीधा हिसाब है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी मजबूत पकड़। और एक बार फिर इस कहानी का हीरो वही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिन भी सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, मतलब अगर उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो हल्की सी अट्रैक्ट होंगे। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी मजबूत होगी ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की नंबर n पर ही डिपेंड करता है, जिसे हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। लैब में कॉपर सल्फेट का नीला रंग तो देखा ही होगा। ये खूबसूरत रंग सिर्फ ऐसे ही नहीं है, इनके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प फिनोमेना काम करता है जिसे कहते हैं डी ट्रांजिशन। होता क्या है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कम एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में बैठा है, वो लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इस एनर्जी को लेकर वो उछलकर ज्यादा एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में चला जाता है। लेकिन वहां वो ज्यादा देर टिकता नहीं, और जब वापस अपनी जगह पर आता है तो वो एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को विजिबल लाइट की शक्ल में बाहर निकालता है, और हमें वही लाइट रंग के तौर पर दिखती है। अब सोचिए, जिंक के कंपाउंड्स कलरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि उसका डी ऑर्बिटल तो पूरा भरा है, इलेक्ट्रॉन के कूदने के लिए कोई खाली जगह ही नहीं। अच्छा, अब एक और बहुत ही अजीब और ज़रूरी टॉपिक पर आते हैं, इनके साइज का मामला, और खासकर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जैसे जैसे हम लैंथेनॉइड सीरीज में आगे बढ़ते हैं, एटम का साइज उम्मीद के खिलाफ घटता जाता है। इसकी वजह है 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को ठीक से ढक नहीं पाते। नतीजा ये होता है कि न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचता है और एटम सिकुड़ जाता है। और इस कॉन्ट्रैक्शन का असर देखिए कितना जबरदस्त है। जब हम 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाते हैं तो साइज बढ़ता है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन जब 4D से 5D सीरीज में जाते हैं तो साइज लगभग बढ़ता ही नहीं। 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज करीब करीब एक जैसा हो जाता है। ये बहुत ही अजीब बात है। और इस साइज की सिमिलैरिटी के नतीजे भी बड़े मजेदार हैं। पहली बात, 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी हो जाती हैं। इतनी कि जर्कोनियम और हैफनियम जैसे एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग करना बेहद मुश्किल काम है। दूसरी बात, डेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि मास तो बढ़ रहा है पर वॉल्यूम नहीं। और हाँ, इसी वजह से ये बेहतरीन अलॉयज बनाने के काम आते हैं। अब बात करते हैं इनकी एक और सुपर पावर की, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह काम करने की। हैबर प्रोसेस में आयरन से लेकर हमारी गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर में प्लैटिनम तक ये हर जगह मौजूद हैं। सवाल उठता है कि ये इतने अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब ये ज़रूरत के हिसाब से आसानी से इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। दूसरा, ये रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स के साथ मिलकर एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को एक नया और आसान रास्ता देता है, जिसमें कम एनर्जी लगती है, और रिएक्शन पूरा होने के बाद ये वापस अपनी असली शक्ल में आ जाते हैं। तो ये जो बदतमीज एलिमेंट्स हैं, जो बार बार नियमों को तोड़ते हैं, असल में ये नियम तोड़ नहीं रहे। ये हमें केमिकल स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बारे में उन गहरी सच्चाइयों को समझा रहे हैं जो शायद सीधे साधे नियम हमें कभी नहीं सिखा पाते।